अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज हम एक नए मौजू पे बात कर रहे हैं। वो है चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। ये जो टॉपिक है सिक्योरिटी के, इसके दो तीन डायमेंशंस हैं, जिनमें से एक है इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का, और एक जो है वो आज का जो टॉपिक है। इसमें बुनियादी तौर पे हम देखेंगे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, लेकिन हम ये वो टारगेट्स देखेंगे जो कि मिलिट्री थ्रेट से हटके हैं। तो सबसे पहले तो ये देखने की आपको जरूरत है कि चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी से मुराद क्या है, इसमें कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं जो नॉन ट्रेडिशनल हैं या जो मिलिट्री थ्रेट से हटके हैं। मिलिट्री थ्रेट अगेन वही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक कर दे तो वो जो है एक मिलिट्री थ्रेट है। पाकिस्तान को इंडिया से, या पाकिस्तान को अफगानिस्तान से, या चाइना को यूएसए से, तो उसको आप कहते हैं कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट होता है वो कन्वर्सली किसी दूसरे फ्रंट के ऊपर हो सकता है। उसमें हाइब्रिड वॉरफेयर हो सकती है, या साइबर वॉरफेयर हो सकती है, या फिर उसमें मीडिया परसेप्शन या मीडिया वॉरफेयर हो सकती है, या उसमें किसी दूसरी डोमेन के ऊपर, इन्वायरमेंट के फ्रंट के ऊपर, या डेवलपमेंट के फ्रंट के ऊपर, या इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, या सोशल या कल्चरल फ्रंट के ऊपर एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ वॉर वेज कर सकता है, और उसको आप कहेंगे कि वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। एंड्रयू मैककेबी, देयर इज नो वर्ल्ड ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट प्राइवेसी और कंप्लीट नेशनल सिक्योरिटी। एंड्रयू मैककेबी के नजदीक कंप्लीट नेशनल सिक्योरिटी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और ये बात आप देखेंगे कि किस तरह से सच है। हर मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, हर मुल्क को इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, हर मुल्क को ग्लोबलाइजेशन की ऑनस्लॉट का सामना है, हर मुल्क को न्यूक्लियर थ्रेट का सामना टू सम एक्सटेंट है, स्पेशली न्यूक्लियर पावर्स को। अब हम देखते हैं कि कुछ थ्रेट्स जो है नॉन ट्रेडिशनल या नेशनल सिक्योरिटी को, कुछ थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, मिलिटेंसी, नेचुरल डिजास्टर्स, डिस्प्लेस्ड पर्संस, क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है, ग्लोबल वार्मिंग है, इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, हंगर है, या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, न्यूक्लियराइजेशन का, न्यूक्लियर थ्रेट का एलिमेंट है साउथ एशिया को पर्टिकुलरली, फूड और वाटर शॉर्टेजेस हैं, ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं, स्पेशली इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एलिमेंट है, विमेन ट्रैफिकिंग का एलिमेंट है, ड्रग ट्रैफिकिंग के जो क्राइम्स हैं, स्मगलिंग ऑफ गुड्स का जो मसला है। अफगानिस्तान में जैसे ओपियम कल्टीवेशन होती है तो वो पाकिस्तान के रास्ते से जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फ्लो करती है, तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक मसला है। ऑयल की स्मगलिंग हो रही है ईरान से लेकर बलूचिस्तान में और वहां से फिर रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में, वो एक इनफॉर्मल इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है, उससे भी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। इरेगुलर माइग्रेशन जैसे मिडिल ईस्ट से या सीरिया से हो रही है, मेडिटेरेनियन से होते हुए ईस्टर्न यूरोप और वहां से फिर आगे जर्मनी में या फ्रांस में या यूके में, या जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लैटिन अमेरिका से इमिग्रेशन का थ्रेट है। तो ये इमिग्रेशन के जो मिसाइल होते हैं जिनकी वजह से किसी मुल्क का इंटरनल, वहां का इंटरनल सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक या सोशल फैब्रिक वो टेंट होता है, इनको आप कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स हैं। हम बात करते हैं, मैली एंथनी साहब डिफाइन करते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को एज दीज आर चैलेंजेस टू द सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल्स एंड स्टेट्स। पहली बात है कि चैलेंजेस हैं दैट अराइज प्राइमरीली आउट ऑफ नॉन मिलिट्री रिसोर्सेज सच एज, अब इसमें ये देख लीजिए कि चंद एक जो मैंने पहले भी लिस्ट किए थे, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, क्रॉस बॉर्डर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकती है। अभी स्मॉग की बहस चली पाकिस्तान में कि इंडिया में जो वहां के किसान हैं वो जब क्रॉप रेजिड्यू को जलाते हैं तो उसको जलाने से जो स्मोक ट्रेवल करता है वो स्मोक पाकिस्तान में आता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्मॉग का मसला है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसमें कितनी रियलिटी है? आई पर्सनली थिंक कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन आपने ये समझना है कि क्रॉस बॉर्डर इस तरह का कोई एक्सटर्नलिटी जो है एक मुल्क के तरफ से दूसरे मुल्क के ऊपर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है या रिसोर्स डिप्लीशन है, इन्फेक्शियस डिजीजेस,
मुख्तलिफ बीमारियां हैं, स्पेशली एबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ 3-4 साल पहले सियरा लियोना में, तो हमने देखा कि वो फौरन अफ्रीकन कंट्रीज में फैलने लगा। तो ग्लोबल लेवल के ऊपर उसको कंटेन करने की एफर्ट हुई और उसको कंट्रोल कर दिया गया। पाकिस्तान में पोलियो वायरस था, तो पोलियो वायरस की वजह से आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर पोलियो वायरस पाकिस्तान में से बाहर ट्रेवल ना करे, उसकी वजह से बाकी कंट्रीज जो है वो उनकी हेल्थ सिक्योरिटी को पाकिस्तान में पोलियो होने की वजह से मसला उन्होंने फील किया। तो उन्होंने क्या कर दिया, तमाम पाकिस्तानी जो यहां से बाहर जा रहे थे एयरपोर्ट्स के ऊपर, उनके लिए एक टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया कि वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें कि वो पोलियो फ्री हैं या वो पोलियो के विक्टिम नहीं हैं। तो इसी तरह से नेचुरल डिजास्टर्स, सैलाब हो सकते हैं, मैन मेड डिजास्टर्स हो सकते हैं, अर्थक्वेक के डिजास्टर हो सकते हैं, फॉरेस्ट फायर्स के जो है डिजास्टर्स हो सकते हैं। अमेजोन के फॉरेस्ट फायर्स अभी रिसेंटली वाकयात हुए हैं, सुनामी हो सकता है, टॉर्नेडो हो सकता है, हैरिकेन हो सकता है, टाइफून हो सकता है। जापान हर दूसरे साल जो है वो किसी ना किसी बड़े जलजला वहां पे उसने हैवक रख किया होता है। हैरिकेन कैटरीना है या हैरिकेन हार्वी है जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है वो बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस इन्फ्लिक्ट किए हैं। तो इस तरह के वाकयात जो है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में आते हैं। इरेगुलर माइग्रेशन है, अब माइग्रेशन सारी दुनिया में हो रही है, लेकिन दुनिया में 2 जोन्स ऐसे हैं जो कि माइग्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं। एक यूरोप है, और यूरोप में जो मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेशन हो रही है वो मेजरली हो रही है 2 रीजन से, एक सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया से हो रही है, और दूसरा जो है वो हो रही है मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट में स्पेशली कहां से, अफगानिस्तान, सीरिया और लीबिया से। और फिर इसके अलावा यूरोप के अंदर भी माइग्रेशन के क्राइसिस है। मिसाल के तौर पे यूरोप में जो वेस्टर्न यूरोप है उसको ईस्टर्न यूरोप से माइग्रेशन का मसला है। ब्रेक्जिट में एक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जिसकी वजह से ब्रिटेन जो है वो एग्जिट करने जा रहा है यूरोप से, वो था शेंजन जोन। और उसमें एक मसला जो था वो ब्रिटेन को ये था कि बाकी यूरोप के ममालिक से इमिग्रेंट्स आके लंदन में बैठ जाते हैं या यहां पर बिजनेसेस करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से वहां की जो लोकल पॉपुलेशन थी वो अनएम्प्लॉयड हो रही थी। 2016 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन जीते, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन जीतने में से एक जो नारा उसने लगाया था वो इमिग्रेशन के खिलाफ का नारा था। फिर आपने देखा कि फौरन प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद अफ्रीकन कंट्रीज को शिट होल कंट्रीज कहा, 6 मुस्लिम कंट्रीज से इमिग्रेशन के ऊपर बैन लगा दिया, कस्टम इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टोरेट एस्टेब्लिश कर दिया गया, मैक्सिको के साथ जो है यूएसए की सदर्न बॉर्डर के ऊपर वॉल एरेक्ट करना शुरू कर दी। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, इस तरह के जो वाकयात हैं, उनसे आपने ये समझना है कि इमिग्रेशन सारी दुनिया में एक मसले के तौर पे देखा जाता है। इररेगुलर माइग्रेशन, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से प्रॉब्लमेटिक है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, फाटफ का आपने इशू ज़हन में रखना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया गया। आपकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं वो स्मूथ नहीं हो सकती। देन क्यों? बिकॉज सैंक्शंस लगी होती हैं आपके ऊपर मॉनेटरी चेक्स लगे होते हैं। फाटफ में ग्रे लिस्टिंग का मतलब यह है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो फेयर नहीं है। यहां से कहीं आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं बैंकिंग के चैनल्स के थ्रू टेररिस्ट एंटिटीज को पैसा जा रहा है। तो जो एक बात कही जाती है CFT, काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, उसके प्रिटेक्स्ट के अंडर एंड AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रिटेक्स्ट के अंडर पाकिस्तान को फाटफ में ग्रे लिस्ट किया गया। वो अगेन पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा। फिर सैंक्शंस की मैं बात करूं, JCPOA के से विड्रॉल के बाद यूएसए ने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी और ईरान को इकोनॉमिक पेन का सामना करना पड़ रहा है। टर्की के ऊपर यूएसए ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई और टर्किश लीरा की जो करेंसी थी, टर्किश लीरा, वो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हुई। ईरानियन करेंसी भी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हुई है। और अभी जो चीज ये आपको नजर आ रही है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर यूएसए की सैंक्शंस, यूरोपीय यूनियन की सैंक्शंस और यूएन की सैंक्शंस ड्यू टू द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ नॉर्थ कोरिया। ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई भी मुल्क, टर्की हो, ईरान हो या नॉर्थ कोरिया हो, उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगेन फिर थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी को।
फूड शॉर्टेजेस, अब फूड शॉर्टेजेस की वजह से ड्रॉट हो सकता है, फूड शॉर्टेजेस की वजह से कहत हो सकता है, फूड शॉर्टेजेस की वजह से मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, फूड शॉर्टेजेस की वजह से हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है। आपके बच्चे जो है, आपके मुल्क के जो बच्चे हैं, वो उनके जो ब्रेन की ग्रूमिंग है वो एट पार नहीं होती कि वो एक इंटेलिजेंट ब्रेन या इंटेलिजेंट एक्टिविटीज में या लर्निंग की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकें। प्राइम मिनिस्टर खान ने आते साथ ही जो है वो कुछ डायग्राम्स दिखा के यही बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। पीपल की स्मगलिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ट्रांसनेशनल क्राइम। ट्रांसनेशनल क्राइम मिसाल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको ये मसला बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। मैक्सिको से क्रिमिनल गैंग्स जो है वो यूएसए में ट्रैफिकिंग करते हैं और यूएसए में आके क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा 4 ओवर्स की भी हम बात कर लेते हैं। ये जो 4 ओवर्स हैं ये चैलेंज पोज करते हैं नेशनल सिक्योरिटी को। मिसाल के तौर पे ओवर कमर्शियलाइजेशन है, हद से ज्यादा जब कमर्शियलाइजेशन होगी तो आपका जो स्टेट है, स्टेट का रोल कम से कम होता जाएगा और प्राइवेट जो पार्टीज हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर है वो एक्सपेंड होते जाएंगे। तो ऐसी सूरत में आपके स्टेट की तमाम पॉलिसीज को, नेशनल सिक्योरिटी हो या कोई भी डोमेन हो, उसकी पॉलिसीज हो, उनको डिक्टेट यही प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो ओवर कमर्शियलाइजेशन अच्छी नहीं होती। ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, हद से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आपके मुल्क में हुई हो तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होती है। इसका मसला हमने देखा कि चाइना को ये मसला फेस करना पड़ रहा है। अब ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन का नुकसान क्या होता है? जब आप ओवर इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं तो इसका मतलब है आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके मुल्क में ऑटोमेटेड सेक्टर्स चल रहे हैं, लेकिन कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है फॉसल फ्यूल्स की। फॉसल फ्यूल्स को आपने कंज्यूम करना है, फॉसल फ्यूल की कंजम्पशन होगी तो फिर आपकी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो रन होगी। फॉसल फ्यूल्स आप कंज्यूम करेंगे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का फुटप्रिंट बढ़ाएंगे, आप ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो क्लाइमेट के मिसाइल पैदा होंगे, पोल्यूशन होगी और इन्वायरमेंटल मिसाइल पैदा होंगे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी। ओवर मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो मिसाइल का सामना है वो है सोशल और कल्चरल लेवल के ऊपर। साल के तौर पे हद से ज्यादा जब आप मॉडर्नाइज होते हैं तो हमने ये देखा है कि इंडिविजुअलिस्टिक सोच बढ़ जाती है। इंडिविजुअलिस्टिक सोच बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा पहले जिसके ऊपर इंपैक्ट होता है वो होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली के ऊपर, और दूसरा जिस चीज के ऊपर इंपैक्ट होता है वो है एक इंडिविजुअल के ऊपर। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर इंपैक्ट की वजह से ओवरऑल आपकी सोशल फैब्रिक मुतासर हो जाती है। एक तरफ सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रिजर्व करते हैं या उसको परस्यू करते हैं, और दूसरी तरफ सोसाइटी का या फैमिली का इंटरेस्ट है। जब सेल्फ इंटरेस्ट या एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जो है वो प्रोमिनेंट होगा या वो प्रेमाइज हासिल करेगा कलेक्टिव इंटरेस्ट के ऊपर, तो आपकी सोशल फैब्रिक या कल्चरल फैब्रिक मुतासर होती है। ये मटेरियल एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, और इन द लार्जर रन चूंकि जो आपकी स्टेट है वो सोसाइटी से मिलके बनी होती है, इसके ओवरऑल इंपैक्ट्स आपके कल्चर के लिए, आपकी सिविलाइजेशन के लिए अच्छे नहीं होते। ओवर प्रोफेशनलाइजेशन, हद से ज्यादा जब आप प्रोफेशनल होंगे, हद से ज्यादा जब आप फॉर्मल इंटरेक्शंस में होंगे, तो फिर शायद ह्यूमंस में एम्पैथी का एलिमेंट खत्म हो जाएगा। फिर शायद ह्यूमंस खुद को वैसे ही ट्रीट करने लगे जैसे कि एक मशहूर शायर ने कहा कि एहसास मरवत को कुचल देते हैं हालात। तो हद से ज्यादा जब आप मैकेनाइज्ड होंगे, हद से ज्यादा प्रोफेशनल होंगे, फॉर्मलाइज्ड इंटरेक्शंस होंगी, तो फिर शायद इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, इमोटिव लेवल के ऊपर या एक ह्यूमन लेवल के ऊपर किसी दूसरे इंडिविजुअल को आप कभी अप्रोच ही नहीं करेंगे। उससे आपकी सोशलाइजेशन मुतासर होगी, उससे आपके माशरे में जो कनेक्टिविटी है या कोहेसिव फोर्सेस हैं या बॉन्डिंग की जो फोर्सेस हैं उनकी इंप्रूवमेंट या उनकी डेवलपमेंट मुतासर होगी, क्योंकि माशरा जो है उसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स एक कॉग्स की तरह से एक्ट करते हैं और उसका सम टोटल मिलकर आपका माशरा और मुल्क बनता है। तो इससे आपके मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का एक कंपोनेंट जो सोशल सिक्योरिटी है वो मुतासर होती है। इंपैक्ट्स क्या हैं इसके? सोशल इंपैक्ट्स हैं, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स हैं, पॉलिटिकल इंपैक्ट्स हैं, कल्चरल और जियोग्राफिक इंपैक्ट्स हैं। ये सिक्योरिटी से मुताल्लिक जो बहस है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की या एनवायरमेंटल एस्पेक्ट की। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, लैंड यूज के पैटर्न्स के शिफ्ट होने की वजह से, इसका मतलब है कि आपके शहरों में स्लम्स के डेवलप होने की वजह से या स्क्वैटर सेटलमेंट्स की वजह से
आपके शहरों में इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से, एरोसोल्स की वजह से, एयर कंडीशंस में जो आप एयर कंडीशनिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं इनकी वजह से, और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, आपके मुल्क में जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होंगी, फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन ज्यादा होगी, तो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन ज्यादा होगी। और ये सारा काम जो है वो शहरों में ज्यादा होता है, बिकॉज पॉपुलेशन किसी एक मखसूस रीजन में ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है। पाकिस्तान की हम अगर बात करें तो पाकिस्तान के अर्बनाइजेशन के जो पैटर्न्स हैं वो अलार्मिंग हैं। लोग जो है वो गांव छोड़ के शहरों में आ रहे हैं मुख्तलिफ फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए। अब जब आपके ग्रीन फील्ड्स जो हैं, ग्रीन पास्चर्स ऑफ लैंड, जहां पर फॉरेस्ट हो, जहां पर ग्रीनरी हो, जहां पर नेचर हो, जब उनको अगर कन्वर्ट किया जाए हाउसेज में, तो 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे एक जगह पे आपने घर बनाया हुआ है और वहां पे आपने आबादियां बसाई हुई हैं, और उसी जैसी जगह है लेकिन वहां पे दरख्त, नेचर और कुदरत वहां पे अपनी फुल ब्लूम के साथ मौजूद है, तो दोनों का जो टेम्परेचर है उसमें 3 या 4 डिग्री का फर्क पड़ेगा। इसको कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। हीट आइलैंड इफेक्ट इसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। एरोसोल्स की वजह से स्मॉग का मसला है। स्मॉग का मसला आप देख रहे हैं कि आजकल लाहौर में और पाकिस्तान का मुख्तलिफ सिटीज में मोटरवे के ऊपर अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आप देखते हैं कि विंटर में ये स्मॉग का मसला बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, कि जब आपका मोटरवे में विजिबिलिटी का जो इंडेक्स है वो कम हो जाता है, आपको 2-3 मीटर से आगे नजर नहीं आ रहा होता। और स्मॉग की वजह से अभी मसलन पाकिस्तान में जो स्मॉग के जो पार्ट पर मिलियंस हैं वो तकरीबन 450 पार्ट पर मिलियंस को टच कर रहे हैं। अब जो सेफ जो इसकी लिमिट है वो है 50 पार्ट पर मिलियंस। अब यानी आपको नजर आ रहा है कि 9 टाइम्स हमारी जो यहां की हवा है वो आलूदा है, 9 टाइम्स। तो एरोसोल्स की वजह से स्मॉग का मसला होता है। पाकिस्तान इज वेरी हाई ऑन क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी स्केल। 135 नंबर पे है पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस में, लेकिन इंटरेस्टिंगली 7th मोस्ट वल्नरेबल नेशन है क्लाइमेट चेंज के जो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज का, उसमें पाकिस्तान 7वें नंबर के ऊपर है दुनिया के तकरीबन 200 ममालिक में से, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2017। अभी भी पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 में है। आई थिंक राइट नाउ पाकिस्तान इज एट 9th नंबर। पाकिस्तान हैज 7000 ग्लेशियर्स, और पाकिस्तान के ग्लेशियर दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड के साथ रिसीड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा स्पीड के साथ पाकिस्तान के ग्लेशियर्स सुकड़ रहे हैं या श्रिंक हो रहे हैं। ग्लेशियर रिट्रीट हो रही है। जब ग्लेशियर रिट्रीट होगी तो ग्लेशियर आपके मुल्क में पानी का जहीरा होते हैं। जब ये रिट्रीट होंगे तो ऑब्वियसली आपके जो रिवर फ्लोज हैं वो मुतासिर होंगे। हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किस तरह से होता है। सन से रेज आती हैं तो कुछ जो है वो वापस चली जाती हैं, लेकिन जब आपके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस होगी तो ये ट्रैप कर लेती हैं सन रेज को, जिसकी वजह से इंफ्रारेड रेज आपके एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं और ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इसकी वजह से बढ़ जाता है। अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की एनवायरनमेंट में प्रेवलेंस की, तो हम देखते हैं कि 1955 में ये एटमॉस्फेयर में इसका कोई लेवल था 315 पार्ट पर मिलियन। अब ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ है। आपको नजर आ रहा है कि ये 400 के बैरियर को इसने क्रॉस किया कि 2012 और 13 में, तो अभी जो है ये 430 या 440 के करीब है। यानी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन और कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अगर आप नेट रेडिएशन के हिसाब से देखें तो आपको दुनिया में ये जो सेंट्रल इक्वेटर के अराउंड के रीजन्स नजर आ रहे हैं, इनमें इसके रेडिएशन के जो लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई लेवल्स हैं। रेडिएशन के इन हाई लेवल्स की वजह से और इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से एटमॉस्फेयर में ट्रैप होने की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर राइज कर रहा है, जिसकी वजह से हम कोपेनहेगन एकॉर्ड की बात करते हैं या क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं या पेरिस क्लाइमेट एक्ट की बात करते हैं, जिसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे। स्नो मैक्सिमाइज शिफ्टिंग टुवर्ड्स फरवरी। पहले हम देखते थे कि जो स्नो का मैक्सिमम फिर वो जनवरी में होता था, तो वो अब ये शिफ्ट हो रहा है फरवरी में। अभी आप देख रहे हैं 2015, 2014 या अभी भी करंटली, पहले जहां पे बर्फ पड़ रही होती थी नवंबर में या दिसंबर में, अब जनवरी में या फरवरी में। फिर हम देखते हैं कि जो समर है वो एक्सपेंड कर रहा है और विंटर श्रिंक कर रहा है। मींस पहले जो समर में एक्सट्रीम टेम्परेचर थे
वो अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स पे पहुंच रहे हैं, और विंटर की जो लेंथ थी वो कम हो रही है। अब 15 दिसंबर से पहले या दिसंबर के मिड से पहले शायद सर्दी वैसे स्टार्ट ही नहीं होती, और बर्फ भी बहुत लेट जाके पड़ती है, या फिर बाद बहुत सारी जगहों के ऊपर बर्फ पड़ना बंद हो चुकी है। अब इसको आपने यूं देखना है कि ये जो पैटर्न्स का शिफ्ट है, पैटर्न्स का चेंज होना है क्लाइमेट के, ये इन्वायरमेंट के लिए थ्रेटनिंग है, ये इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए अच्छा नहीं है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में ही हम अगर देखें तो 61% रेन जो है वो जुलाई और अगस्त में होती है सिर्फ। अब ये भी एक एनोमली है जिसको आप इन्वायरमेंटल एनोमली कहेंगे। डेंस फॉग और स्मॉग का मसला पाकिस्तान को है। यहां पर आप एक एरियल मैप देख रहे हैं जिसमें आपको डेंस फॉग की सिचुएशन नजर आ रही है विंटर में। ये नवंबर से जनवरी तक पाकिस्तान में फॉग का जो मसला है, या स्मॉग जो स्मोक के साथ बन के, फॉग और स्मोक मिलके स्मॉग बनती है, वो मसला लाहौर जैसे शहरों में, उसकी वजह से ब्रेथिंग के मिसाइल, उसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हैं, स्किन डिजीजेस हैं, फ्लू जैसे मिसाइल हैं। तो ये इट इज नॉट गुड फॉर ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में हम अगर बात करें तो इसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर, मिसाल के तौर पे बिलियंस ऑफ रुपीज में हम इसकी बात कर रहे हैं, तो रुपीज 365 बिलियन पर ईयर जो है इसका इम्पैक्ट, यानी रोजाना आपको 1 अरब रुपया जो है वो इन्वायरमेंटल कॉस्ट में पे करना पड़ रहा है। इट डजंट मीन कि हम ये पैसा हकीकत में पे कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये नुकसान हो रहा है, तो वो कॉस्ट की टर्म्स में उस नुकसान को ट्रांसलेट किया गया है। सप्लाई, सैनिटेशन और हाइजीन में 112 अरब रुपया, एग्रीकल्चर सॉइल की डिग्रेडेशन की टर्म्स में 69 अरब रुपीज, इंडोर एयर पोल्यूशन पर्टिकुलर मैटर की फॉर्म में 65 बिलियन रुपीज, और इंडोर एयर पोल्यूशन की टर्म्स में हमें नजर आ रहा है कि 67 बिलियन रुपीज, और रेंज लैंड डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन की टर्म्स में जो कॉस्ट हमें पड़ रही है वो है 7 बिलियन रुपीज, और 45 बिलियन रुपीज जो है वो है लैंड एक्सपोजर की टर्म्स में और लैंड स्लाइड की टर्म्स में। ये इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स हैं। अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, एक वाटर से मुतालिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का जो 6th इंडिकेटर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जो 6ठा गोल था, उसमें 6.4 था। उसका फर्दर जो इंडिकेटर था 4th इंडिकेटर, वो था वाटर एफिशिएंसी का। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो कॉस्ट की टर्म्स में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो कॉस्ट की टर्म्स में 1070 लीटर्स के बदले में, $1 के बदले में 1070 लीटर्स दिए जाते हैं। बाकी एशिया में यह है 128 लीटर्स पर डॉलर। तो कॉस्ट का ना होना, आप वाटर के ऊपर चार्ज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वाटर की कंजम्पशन ज्यादा की जाती है या वाटर की वेस्टेज ज्यादा की जाती है। मींस $1 आप खर्च करें या 150 रुपीज खर्च करें, और उसके ऊपर आप 1070 लीटर्स एक्वायर कर रहे हैं, या 1000 लीटर्स के ऊपर आप जो वो 150 रुपए दे रहे हैं। अब इतनी जो लो कॉस्ट है, इतनी लो कॉस्ट जो आप पे कर रहे हैं, ये लो कॉस्ट प्रॉब्लमेटिक है। और दूसरी तरफ आप देखें कि प्रोडक्टिविटी के अगर हम टर्म्स में बात करें तो पाकिस्तान में 4.7 किलोग्राम पर डॉलर, एशिया में ये एवरेज है 3.1 किलोग्राम पर डॉलर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 1 किलोग्राम पर डॉलर। ये जो रिपोर्ट में जिसको आपको बता रहा हूं, ये है नेशनल एक्शन प्लान ऑन सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की 2017 की टर्म्स में। और जो इसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12, और इसका जो सेकंड इंडिकेटर है वो है सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट का। इसमें यानी ये बात करता है कि पाकिस्तान में अगर आप पर डॉलर के हिसाब से प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो 4.7 किलोग्राम है, लेकिन एशिया में यही 3.1 किलोग्राम है, और $1 के हिसाब से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो 1 किलोग्राम के ऊपर $1 लग रहा है। यानी पाकिस्तान में आपने अगर 4.7 किलोग्राम चीज प्रोड्यूस करनी है तो उसके ऊपर आप $1 लगा रहे हैं। इट मीन्स के पाकिस्तान में आप एक मखसूस क्वांटिटी है उसके ऊपर कम पैसा लगा रहे हैं, जबकि दुनिया में उससे लोअर क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है। तो लोअर क्वांटिटी के ऊपर जब आप ज्यादा पैसा लगाएंगे तो क्वालिटी उसकी जो है, कंजम्पशन की क्वालिटी, उसकी सर्विस की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी। इसको आपने यूं परसीव नहीं करना कि पाकिस्तान ज्यादा एफिशिएंट है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो हमने देखा कि डिफरेंट सेक्टर्स को इकोनॉमिक टर्म्स में कॉस्ट पे करनी पड़ रही है इस तरह के जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से। आज हम बात करें पॉपुलेशन की। पाकिस्तान दुनिया में 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है अगले 30 सालों में वो डबल हो जाएगी। मींस बाय 2015 पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है 2050 तक पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो वो 30 या 35 करोड़ को टच कर जाएगी। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो आप देख सकते हैं कि 1950 से ये स्टार्ट हो रहा है। इन बिलियंस ऑफ टर्म्स पॉपुलेशन जो डायरेक्टली लिंक है एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुई है 1950 से 2030 तक। जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो पॉपुलेशन लिंक्ड है वो उसकी तादाद जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ी है और ये एक कांस्टेंट इसमें एक स्टीप राइज है। और दूसरी तरफ यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी की टर्म्स में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर लैंड की परसेंटेज के हिसाब से प्रोडक्टिविटी जो है वो वक्त के साथ जो है वो कम हुई है। यानी एग्रीकल्चर लैंड की कल्टीवेशन की जो की टर्म्स में अगर हम बात करें परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो वो कम हुई है। यहाँ पे आप देखें तो एग्रीकल्चर वैल्यू एडिड पर वर्कर जो है कांस्टेंट 2010 की टर्म्स में वो वैल्यू एडिड पर वर्कर जो है वो तकरीबन इस वक्त 1700 या 1800 डॉलर के करीब है। ये एनुअल फिगर्स में बात करें। और फॉरेस्ट की टर्म्स में अगर हम बात करें ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ लैंड तो फॉरेस्ट कवर जो है वो कम हुआ है। अब प्रोडक्टिविटी पर लेबर जो है वो दुनिया में डिक्रीज कर रही है और फॉरेस्ट कवर जो है वो कम से कम हो रहा है। ये पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन की वजह से है, ये अर्बनाइजेशन के शिफ्टिंग पैटर्न्स की वजह से है, ये इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल जिनको फीड करना है उनकी वजह से है। इसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है और ये जो प्रॉब्लम है वो स्पेशली पाकिस्तान को इसका सामना है जहां पर हर साल मिलियंस ऑफ हेक्टर्स जो हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम्स लाइक सैलिनिटी की वजह से या सीम और थोर के मसले की वजह से जो है हर साल जो है वो डीपॉपुलेट हर साल जब वो या तो डीकल्टिवेट रह जाते हैं या फिर वो कल्टीवेशन के लिए फिजिबल ही नहीं रहते। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल के ऊपर बात करें पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन का एक क्लोज लिंक है 1950 से 2050 तक। 1950 में जो 3 बिलियन लोग थे वो 1950 में ये आपको नजर आ रहा है कि ये अर्बन पॉपुलेशन है लेफ्ट के। 1950 में कितनी अर्बन पॉपुलेशन थी? ये थी तकरीबन को 1 बिलियन से थोड़ी सी ऊपर और 2000 में तकरीबन 2.5 बिलियन जो लोग थे वो सिटीज में रहते हैं। 2015 में तकरीबन जो वो 6 बिलियन के ऊपर लोग जो है वो शहरों में रह रहे होंगे। और इसको अगर आप देखें शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका जो शेयर है वो कॉन्स्टेंटली राइज हुआ है। अभी जो इसका शेयर है वो देख लें कि 7 बिलियन अभी जो है हम अगर बात करें 2020 में तो इसका शेयर जो है वो तकरीबन 5 बिलियन के अराउंड है। परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ये तकरीबन कितना है 50% है अगर आप ये राइट के स्केल के ऊपर देखें। तो यहाँ पे जो शेयर है ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन राइट स्केल के ऊपर अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे हम अगर इसको यहाँ पे देखें 2020 में हम जब बैठे हैं तो इसका जो शेयर है वो तकरीबन जो है वो 55% के अराउंड है। फिर फोरकास्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ 2010 से 2025 तक आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन्स हैं इसमें ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे या तो पॉपुलेशन डबल हो जाएगी 2010 से लेकर 2025 तक। अब इन रीजन में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रीजन प्रोमिनेंट। इसमें साउथ एशिया का रीजन जो है वो प्रोमिनेंट है, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका का रीजन जो है ये अफ्रीका का रीजन प्रोमिनेंट है, ये साउथ एशिया का रीजन प्रोमिनेंट है, यहाँ पे मिडिल ईस्ट के कुछ पार्ट्स जो प्रोमिनेंट है जहाँ पे पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपको नजर आ रहा है जैसे ये रीजन है यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी लेकिन डबल नहीं होगी। मीन्स जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है या पॉपुलेशन का बढ़ना है वो या तो अफ्रीका में होगा या फिर एशिया में होगा।
नेशनल एंड प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, ये पाकिस्तान के स्टैट्स दिखा रहा हूं मैं आपको, नेशनल एंड प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो ग्रोथ के रेट्स हैं वो 1981 से 98 तक और 98 से 17 तक के आपको नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में पिछले जो पहले सेंसस था 1981 से 1998 तक, उस वक्त ग्रोथ का जो रेट था वो 2.7 था, और जो 1998 से 17 तक जो सेकंड टर्म थी उसमें 2.4 था, यानी इसमें डिक्रीज हुई है 3.3 परसेंटेज पॉइंट्स की। और पंजाब में जो है ये 2.6 से कम हुआ है 2.1 तक, सिंध में जो है 2.8 से कम होकर 2.4 तक, केपी में जो है 2.8 से 2.9 केपी में बढ़ा है, बलूचिस्तान में 2.5 से 3.4, बलूचिस्तान में एक लार्जर प्रोपोर्शन के साथ बढ़ा है, फाटा में 2.2 से 2.4 और इस्लामाबाद में 5.2 से 4.9। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल नेशनल लेवल पे ऊपर पंजाब में और सिंध में ये कम हुआ है। बाकी जो के बलूचिस्तान या फाटा और इस्लामाबाद में ये जो ग्रोथ रेट्स हैं वो बड़े हैं, लेकिन इसको आपने इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि 2 से अबव अगर 2+ अगर ग्रोथ रेट हो तो वो स्टिल प्रॉब्लमेटिक है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कि जो रिसोर्सेज की डेफिसिट को फेस कर रहा है, जहां पे डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मसला है, जहां पर के मेजॉरिटी 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही हो, तो इस तरह के मुल्क के लिए हमेशा ये बात प्रॉब्लम कॉज करती है कि उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ पीपल हों जिनको फीड करना हो, जिनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी हो, जिनके लिए हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, जिनके लिए एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना हो। मींस जितनी आपके पास प्रॉब्लम होगी, पॉपुलेशन होगी, इतना आपके मुल्क की सिक्योरिटी के लिए मसला होगा। क्योंकि सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं होती कि आपने मिलिट्री टर्म्स में सिक्योरिटी को डिफाइन नहीं करना। एक सिक्योरिटी होती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी में हेल्थ सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी में एजुकेशन वगैरह की सिक्योरिटी, ये सारे उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत हाई है इवन कंपेयर टू अदर मुस्लिम कंट्रीज। मसलन टर्की का पॉपुलेशन ग्रोथ है 1.57, मलेशिया का 1.5, मराकश का 1.35, ईरान का 1.15, इंडोनेशिया 1.14, बांग्लादेश इंटरेस्टिंगली 1.08 और पाकिस्तान का जो है वो 2+ है, 2 से अबव है अभी भी पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है। अब इन कंपैरिजन आप देख सकते हैं अभी बलूचिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 6% चल रहा है और पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो बांग्लादेश के हाफ 3% के अराउंड चल रहा है। ये डिफरेंस यहां से आपको फील हो सकता है कि जब पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज्यादा हो और पॉपुलेशन आपकी 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो, लेकिन आप दुनिया की 40s में लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बट उसको फीड करने के लिए इकोनॉमिक टर्म्स में आप 40वें या 41वें नंबर पे हो, तो प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा होती हैं। बांग्लादेश जो है 71 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद उन्होंने शायद इस बात को जल्दी समझ लिया, हम जल्दी नहीं समझ सके। बांग्लादेश में जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस इंडेक्स है वो 65% के करीब है। पाकिस्तान में कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस इंडेक्स बांग्लादेश के हाफ है, 35% के अराउंड। फूड सिक्योरिटी की टर्म्स में हम बात करते हैं। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? Food security exists when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. ये 1996 में जो वर्ल्ड फूड समिट हुआ उसमें ये डेफिनेशन दी गई। फूड की जो सिक्योरिटी है उसकी 4 डायमेंशंस हैं। फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी, के फूड हो। दूसरा एक्सेस, अवेलेबिलिटी है कि फूड प्रेजेंट है। एक्सेस है कि वो आपकी रीच में है। स्टेबिलिटी मतलब कि वो जो फूड की आपको अवेलेबिलिटी है वो लॉन्गर टर्म्स में, सस्टेनेबल टर्म्स में अगर वो है तो दैट इज स्टेबिलिटी। फिर है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आपके पास अवेलेबिलिटी भी है, आपके पास एक्सेस भी है, लेकिन आप उसको एक बैलेंस्ड अंदाज में कंज्यूम भी कर सकें, तो दैट इज यूटिलाइजेशन या यूटिलिटी। अ वर्ल्ड विदाउट हंगर इज वन इन विच मोस्ट पीपल आर एबल by themselves to obtain the food they need for an active and healthy lives। तो ये नहीं कि आपकी स्टेट को या आपकी गवर्नमेंट को इंटरवीन करके आपको वो फूड देना पड़े। आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप खुद वो फूड प्रोक्योर कर सकें, उसको कंज्यूम कर सकें। अगर आपका मुल्क या आपकी इनकम आपको इस काबिल बनाती है तो आप फूड के हिसाब से सिक्योर हैं, अदरवाइज आप इनसिक्योर हैं। एंड वेयर सोशल सेफ्टी नेट्स इंश्योर दैट दोज who lack resources
स्टिल गेट एनफ टू ईट। ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है फूड सिक्योरिटी की टर्म्स में। ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2017 की रैंकिंग में पाकिस्तान को 119 में से 106 नंबर पे रखा गया और जो पाकिस्तान का स्कोर था वो 32.6 था। और पाकिस्तान का जो फूड सिक्योरिटी में स्टेटस था वो था सीरियस स्टेटस, यानी कि सीरियस फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है पाकिस्तान। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2017 में पाकिस्तान का रैंक था 77th आउट ऑफ 113 कंट्रीज। यूएनडीपी के हम अगर बात करें, यूएन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है 188 में से 147 नंबर के ऊपर, और पाकिस्तान का जो एचडी इंडिकेटर्स हैं हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर वगैरह, वो इस रीजन के साउथ एशिया के बाकी तमाम कंट्रीज से लो हैं, सिर्फ एक कंट्री के सिवा, और वो है अफगानिस्तान। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 37.5 मिलियन इन पाकिस्तान उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलती। अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में 5th हाईएस्ट रेट ऑफ स्टंटिंग है इन द वर्ल्ड। हमसे पीछे सिर्फ सोमालिया होगा, हमसे पीछे सिर्फ इथियोपिया होगा, हमसे पीछे सिर्फ अफगानिस्तान होगा, विच इज 44%। पाकिस्तान में 44% जो है वो स्टंटिंग का रेट है। इसका मतलब ये है कि 25 मिलियन बच्चे, 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो पाकिस्तान में, उनको जो खुराक मिलती है वो उनकी मेंटल और फिजिकल और कॉग्निटिव एबिलिटीज की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं है, यानी वो माल न्यूट्रिशन का या अंडर नरिशमेंट का शिकार है। पाकिस्तान जो है वो फूड के हिसाब से सेल्फ सफिशिएंट है इंटरेस्टिंगली, यानी इसका मतलब यह है कि हम फूड, या इसका मतलब तो यह है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में और फूड की प्रोडक्टिविटी की टर्म्स में तो सफिशिएंट हैं, लेकिन हम उसकी मैनेजमेंट में मसाइल का सामना हमें करना पड़ रहा है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन में मसाइल का सामना है, हमें फूड मौजूद है, अवेलेबिलिटी है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी में मसला है, स्टेबिलिटी में मसला है और यूटिलिटी में मसला है। वो जो टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, 4 एलिमेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, उनमें से एक जो है वो पाकिस्तान में पहला अवेलेबिलिटी का एलिमेंट जो है वो है, बट बाकी 3 टर्म्स के ऊपर, बाकी तीनों कंडीशंस के ऊपर पाकिस्तान जो है वो, ये इन 4 में से मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान फुलफिल उनको नहीं करता। यहां पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इस डायग्राम में, इस टेबल में, कि फूड अवेलेबिलिटी इन पाकिस्तान अगर एनुअल हिसाब से हम देखें तो पर कैपिटल के हिसाब से, एक बंदे के हिसाब से सीरियल्स जो हैं वो किलोग्राम की टर्म्स में आप बात करें, 2009 में 158 किलोग्राम, 2013 में इनकी प्रेजेंस थी वो 160, यानी बड़ी है। पल्सिस जो है 2009-10 में 6.8 से लेकर 2014 में 6.5 तक, यानी ये कम हुई है अवेलेबिलिटी इनकी। शुगर 2010 में शुगर की अवेलेबिलिटी थी 26 किलोग्राम पर कैपिटा, ये बढ़ के 31 किलोग्राम, यानी इंक्रीज हुई है, अच्छी बात है। मिल्क जो है लीटर्स की यूनिट्स में 117 लीटर पर कैपिटा 2009 में अवेलेबल था, और ये जो है वो देख लें 2013 में कम होके 100 लीटर पर कैपिटा रह गया। इसका मतलब है यहां से आप ये बात इन्फर कर सकते हैं कि हमारा जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो इंपैक्ट हो रहा है। मीट की टर्म्स में हम बात करें तो पर कैपिटा 20 किलोग्राम से कम होके 20 किलोग्राम से बढ़ के जो है वो तकरीबन 21 किलोग्राम, यानी मीट जो है वो थोड़ा सा उसकी 1 किलोग्राम अवेलेबिलिटी बढ़ी है। एग्स की केस में आप बात करें तो एग्स भी 5.8 से 6 तक बढ़े हैं। एडिबल ऑयल 12.6 से 13 तक बढ़े, ये भी थोड़ा सा इंक्रीज है। कैलोरीज पर डे 2415 से बढ़ के जो है वो 2450 अवेलेबिलिटी की टर्म्स में कैलोरीज बढ़ी हैं। प्रोटीन पर डे 71 जो है ग्राम से बढ़ के जो है वो 72 ग्राम तक, तो कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं है। तो फूड सिक्योरिटी में अगर हम देखें तो बिगेस्ट जो है वो वाटर सोर्स इन पाकिस्तान वो क्या है, ग्लेशियर्स। वो एनवायरमेंटल क्राइसिस की वजह से जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं। 70% ये हमें हमारे जो वाटर रिजर्व्स हैं वो इन्हीं ग्लेशियर से आता है। हमारा पानी 70% इन्हीं ग्लेशियर से आता है, जो कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न बेल्ट में जो ग्लेशियर्स हैं वहां से पानी हमारा आता है। क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल पर हेड जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रही है। 1950s में ये 5000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा थी, अभी जो है वो ये कम हो चुकी है, 1000 क्यूबिक पर कैपिटा से भी कम हो चुकी है। ये तकरीबन 81%
81 परसेंटेज पॉइंट्स की कमी है 70 सालों में। अगर ये इसी तरह से हम इसको ओवर एक्सप्लॉइट करते रहे तो बलूचिस्तान जो है वो अगले 30 से 40 सालों में रहने के काबिल नहीं रहेगा। कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ पाकिस्तान हम देख लेते हैं। इंडस्ट्री में हम तकरीबन 23% पानी लगा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जो है वो 69% पानी लगा रहे हैं। डोमेस्टिक यूज 8% है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे और यहाँ पे आती है जहां पर हम वाटर प्राइसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो पानी तो हम यूज करते हैं लेकिन उसके ऊपर चार्जेस हम नहीं लेते। तो अब वाटर प्राइसिंग के एब्सेंस में वाटर का मिस यूज और वेस्टेज ज्यादा होती है और उसका सस्टेनेबल और फायदेमंद इस्तेमाल कम है। ट्यूबवेल्स की टर्म्स में अगर हम बात करूं तो ट्यूबवेल की ग्रोथ आप देख सकते हैं 1951 से लेकर 2003 तक इन 100,000 से भी ज्यादा जो है वो ट्यूबवेल्स बढ़ चुके हैं। यानी अभी कितने, तकरीबन 10 लाख के करीब ट्यूबवेल्स आपको 2003 में नजर आ रहे हैं। अभी ट्यूबवेल्स की तादाद 2 मिलियन से ऊपर। अब ये इसमें 87% डीजल के ऊपर रन किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे से 13%। इंडस वाटर ट्रीटी भी जो है वो मसाइल का सामना कर रही है। मोदी की गवर्नमेंट का एजेंडा है, 2014 में मोदी ने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को डिसबैंड कर देंगे। और अगेन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन बाय एक्टिवली सपोर्टिंग वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स इन पाकिस्तान। ये इंडिया की पॉलिसी है कि पाकिस्तान में वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स को हमने सपोर्ट करना है और एम क्या है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। और ये अगेन इंडिया बलूचिस्तान में कर रहा है। यही काम इंडिया फाटा में करने की कोशिश कर रहा है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। डायल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पोजीशन ऑन कश्मीर बाय अटेम्प्टिंग टू स्क्रैप आर्टिकल 370। इंडिया ने यह काम कर दिया है कि पाकिस्तान का जो क्लेम है कश्मीर के ऊपर उसको जो है वो डाइल्यूट किया जाए और आर्टिकल 370 और 35A को स्क्रैप करके इंडिया ये काम कर चुका है। और नेक्स्ट स्टेप इंडिया का क्या होगा, इंडस वाटर ट्रीटी को टर्मिनेट करना। उसके बाद जो है पाकिस्तान की जो वाटर सिक्योरिटी है वो लार्जली इफेक्ट होगी। अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला होगा। परहैप्स ये वाटर सिक्योरिटी का ही एलिमेंट था जिसकी वजह से जगुलर वेन कश्मीर को हम कहते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है, डू यू बिलीव दैट रिसेंट स्मॉग प्रॉब्लम इन लाहौर इज एन इंडियन डिजाइन एंड इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटल टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान? सजेस्ट measures to curb the challenge of smog. What lessons can Pakistan learn from Beijing and New Delhi in this context? क्योंकि कुछ साल पहले तक इन दोनों शहरों को भी यही मसले का सामना था। Concept of security has undergone substantial change in modern times where realpolitik, bandwagoning and strategic alignments shift the strategic balance. But putting conventional threats aside, the world community is learning to respond collectively to modern modes of सिक्योरिटी थ्रेट्स। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।